नमस्कार। मैं डॉक्टर मानक जैन, सह आचार्य इतिहास विभाग एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम बीए पाठ प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र में सिंधु सभ्यता का अध्ययन कर रहे हैं और सिंधु सभ्यता का आर्थिक संगठन कैसा था, इस विषय में हम आज चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन काफी समृद्ध और उन्नत था। कृषि, पशुपालन, घरेलू उद्योग धंधे और व्यापार वाणिज्य आजीविका के प्रमुख साधन थे। अब हम ये देखेंगे कि कृषि की कैसी अवस्था थी। प्राचीन काल में सिंधु सभ्यता से संबद्ध विशाल प्रदेश आज की भांति रेतीला नहीं था। यहाँ पर्याप्त वर्षा होती थी और भूमि भी उपजाऊ थी, अतः इस क्षेत्र में अच्छी खेती होती थी। वास्तव में ही कृषि ही यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। कुछ विद्वानों के अनुसार, जैसे डॉक्टर डी कोशाम्बी के मतानुसार, सभी हलों का उपयोग शुरू नहीं हुआ था। जमीन को पत्थर की कुल्हाड़ियों तथा हल्के हेगे से जोता जाता था। खेती के अन्य उपकरण भी बहुत परिष्कृत रहे होंगे। खुदाई में गेहूं और जौ के दाने मिले हैं, जिनसे जान पड़ता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों की मुख्य पैदावार गेहूं और जौ ही थी। सिंधु सभ्यता की बस्तियों में चावल के दाने नहीं मिले हैं, लेकिन लोथल और सौराष्ट्र में मिट्टी के स्तरों और मृद भांडों में धान की भूसी मिली है। इससे ये माना जाता है कि इन इलाकों के निवासी धान की खेती किया करते थे। हड़प्पा से प्राप्त कुछ पात्रों पर नारियल, केला, खजूर और अनार की आकृतियां मिली है। विद्वानों का मानना है कि इस प्रदेश में इन फलों की खेती की जाती थी। सिंचाई पद्धति के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं मिल पाई है। संभवतः सिंचाई के लिए वर्षा और नदी के जल का उपयोग किया जाता था। अनाज पीसने के लिए चक्कियां और कूटने के लिए ओखलियों का प्रयोग किया जाता था। उत्खनन से प्राप्त अन्न भंडारों के से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि यहाँ के लोग बड़े बड़े घड़ों में अनाज संग्रह किया करते थे। इसके अलावा खाद्यान्नों को लाने ले जाने के लिए बैलगाड़ियों का प्रयोग भी किया जाता था। अनाज को तौलने के लिए बड़े बड़े बटखरे भी मिले हैं। इसके अलावा सिंधु सभ्यता में पशुपालन की क्या स्थिति थी, ये भी हम देखेंगे। कृषि के साथ साथ सिंधुवासी पशुपालन व्यवसाय भी करते थे। प्रदेश में जल और हरे घास के चारागाहों की कमी नहीं थी। इससे पशुपालन का व्यवसाय कम कष्टप्रद और लाभप्रद था। मुद्राओं पर उत्कीर्ण चित्रों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि लोग गाय, बैल, भैंस, सूअर, कुत्ते आदि पालते थे। आज की भांति गाय का धार्मिक महत्व तो नहीं था, परंतु दूध के लिए गायों को पाला जाता था। घोड़ों के बारे में विद्वान लोग एकमत नहीं है। कुछ के अनुसार सिंधुवासी घोड़ों से परिचित थे, परंतु वे घोड़े तो नहीं पालते थे, जबकि दूसरे विद्वानों के अनुसार ये लोग घोड़े से परिचित थे। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशु की हड्डी ऊपर के स्तर से मिली है। खुदाई में सूअर के अस्थिपंजर और खिलौनों भी मिले हैं। इससे पता चलता है कि ये लोग सूअर भी पालते थे। इसके अलावा ये लोग बंदर, खरगोश, हिरण, मुर्गा, मोर, तोता, उल्लू, हंस आदि से परिचित थे। इनमें से कुछ का मांस भी खाया जाता था। ऊंट की सत्ता का कोई प्रमाण हमें नहीं मिलता है। इसके अलावा सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन के अंतर्गत घरेलू उद्योग धंधे कैसे थे, इसका भी हम अध्ययन करेंगे। खुदाई से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियों, मुद्राओं, खिलौनों और बर्तनों से पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन बनाने में निपुण थे। खुदाई में कुम्हार की चाक का कोई चिन्ह नहीं मिला है, किंतु बर्तनों की बनावट और आकार से पता चलता है कि ये चाक पर ही बनाए जाते थे। मोहनजोदड़ो में एक स्थान पर 6 भट्टे मिले हैं। इन भट्टों में मिट्टी के कच्चे बर्तनों को पकाया जाता था। बर्तनों पर चित्रकारी भी की जाती थी। खुदाई में सैकड़ों की संख्या में ऐसी मोहरें मिली हैं। इन मोहरों पर विविध पशु पक्षी और पेड़ पौधों के चित्र हैं। मिट्टी के अलावा हड़प्पा के शिल्पकार पत्थर की मूर्तियां बनाने में भी निपुण थे। मूर्तियों के अलावा पाषाण के स्तंभ भी मिले हैं। घिया पत्थर की मुद्राएं भी मिली हैं। पाषाण स्तंभों
की पच्चीकारी से पता चलता है कि पत्थर को तराशने में हड़प्पन कलाकारों ने खूब प्रगति की थी। सिंधु सभ्यता के शिल्पी अपने यहाँ विभिन्न प्रकार की धातुएं मंगवाते थे और औजार, बर्तन, हथियार, आभूषण, मिट्टियाँ और खिलौने आदि बनाने में ये लोग काफी निपुण थे। इस युग में गलाई, ढलाई और गढ़ाई की प्रविधियों का प्रचलन हो चुका था। धातु की चीजों के विश्लेषण से अल्प मात्राओं में निकल और सीखियां भी मिलाए जाने का पता चलता है। ये भी पता चलता है कि हड़प्पा में शंख का बना हुआ एक बैल मिला है जिसके सिर पर छेद करके सींगों को अलग से जोड़ा गया है। मोहनजोदड़ो में हाथी दांत की बनी हुई एक सुंदर छड़ भी मिली है। इसके अलावा इस युग में जौहरी ये सोने और चांदी का भी काम करते थे। मूल्यवान आभूषणों को संभ्रांत नागरिकों में स्पष्टतः बहुत लोकप्रियता थी। हड़प्पा में पिच्चीकारी का काम काफी उन्नत था। पहले किसी औजार और वस्तु पर खुदान की जाती थी, फिर उन खुदानों में हाथीदांत, घोघा, कौड़ी और विविध रंगों के धातु खंड भरे जाते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा, चुन्हेदड़ो आदि नगरों में बने भवनों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उस युग में भवन निर्माण और उससे संबंधित व्यवसाय में भी काफ़ी प्रगति हो चुकी थी। और इसके अलावा सामान लाने और ले जाने का व्यवसाय भी उन्नत था। कुल मिलाकर हड़प्पा सभ्यता में घरेलू उद्योग धंधे काफ़ी उन्नत अवस्था में थे। इसके अलावा आर्थिक संगठन में ही हम देखेंगे व्यापार और वाणिज्य की क्या स्थिति थी। सिंधु सभ्यता के नगर आंतरिक और विदेशी व्यापार के केंद्र थे। सिंधु सभ्यता के अवशेषों में अनेक वस्तुएं मिली हैं जो इस प्रदेश में नहीं उपजती है और यहाँ नहीं बनाई जाती है। विद्वानों का अनुमान है कि ऐसी वस्तुओं को विदेशों से प्राप्त किया जाता था। सोना मैसूर से, चांदी मद्रास, बिहार और उड़ीसा से, तांबा राजस्थान से, अफगानिस्तान से और बलूचिस्तान से लाया जाता था। शायद मोती और मूंगा आदि रत्न भी इसी क्षेत्र से लाए जाते थे। संभवतः उस युग में भी जल और थल मार्गों से व्यापार के बड़े बड़े सार्थुआ दूर दूर के प्रदेशों में आया जाया करते थे। मुद्राओं पर अंकित जहाजों के चित्रों से अनुमान लगाया जाता है कि सिंधुवासी नौकाओं और जहाजों का उपयोग करते थे। स्थल मार्ग में गाड़ी, घोड़े आदि का भी प्रयोग किया जाता है। विद्वानों का मत है कि ईरान के साथ साथ यहाँ पर जल और थल दोनों मार्गों से व्यापार होता था। सिंधु सभ्यता में नाप और तोल की क्या व्यवस्था थी ये भी देखना आवश्यक है। खुदाई से प्राप्त तोल और माप के विभिन्न साधन भी व्यापार वाणिज्य की उन्नत अवस्था को प्रकट करते हैं। उस युग में वस्तुओं को तोलने के लिए एक समान पद्धति के बाटों का प्रयोग किया जाता था। वस्तुओं को तोलने के लिए तराजू का प्रयोग किया जाता था। तराजू के अवशेष इसकी पुष्टि करते हैं। माप के साधन भी प्रचलित थे। मोहनजोदड़ो में एक सीपी से बने फुटे का टुकड़ा मिला है। इस पर एक समान 9 विभाग अंकित है। एक विभाग आधुनिक 0.264 इंच के बराबर है। ऐसा अनुमान है कि छोटे छोटे सीपी के टुकड़ों को धातु से जोड़कर फुटा बनाया जाता था। हड़प्पा में एक कांस्य शलाका भी मिली है जिस पर नापने के लिए छोटे छोटे विभाग अंकित है। विद्वानों का अनुमान है कि सिंधु सभ्यता में प्रयोग में लाया जाने वाला फुटा 13.2 इंच लंबा है। सिंधु सभ्यता के बड़े नगरों में सड़कें और गलियों के दोनों ओर दुकानों के भग्नावशेष भी मिले हैं। अनुमान है कि इन दुकानों पर नियमित रूप से वस्तुओं का क्रय विक्रय होता था, परंतु क्रय विक्रय मुद्रा अथवा वस्तु विनिमय या अन्य किसी पद्धति से होता था, इसकी जानकारी हमें नहीं मिल पाई है। कुछ ऐसे विशाल भवनों के अवशेष भी मिले हैं जिनके बारे में विद्वानों की राय है कि ये बड़े बड़े व्यापारियों के गोदाम रहे होंगे अथवा थोक भाव से वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का आर्थिक संगठन काफ़ी उन्नत था और यही कारण है कि सिंधु सभ्यता के लोग शांतिप्रिय थे और शांतिप्रियता के कारण ही व्यापार और वाणिज्य की उन्नति और प्रगति हुई। नमस्कार। इति।